नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। चुनाव आयोग और मोदी जी, अब कुछ भी कहिए, पिछले दिनों चुनाव आयोग जब आचार संहिता लागू होने की बात की थी, 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी बड़ी बातें की थी राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, और ऐसा लग रहा था कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं, ये नहीं करने दिया जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो कहते हैं ना, पूत के पालने में दिखाई दे रहे हैं। अभी शुरू ही हुआ है चुनाव और अभी से चुनाव आयोग की चीज़ें सामने आने लग गई हैं। कांग्रेस पार्टी हो सकता है ऐसे संतोष जता रही हो, बहुत ही नफीस लोग हैं और इसलिए वहाँ पर चुनाव आयोग में शिकायत करने आते हैं तो सलमान खुर्शीद बड़ी विनम्रता के साथ, सौजन्य के साथ खड़े हो जाते हैं। हम शिकायत करने आए थे, एक पे कांग्रेस पार्टी के लिए की जो शिकायत थी उस पर चुनाव आयोग ने कदम उठाया है। वो क्या मामला है और क्या कदम उठाया है और ऐसे कदम से कांग्रेस संतुष्ट कैसे हो गई, ये अपने आप में अचरज की बात है। मामला बता देता हूँ आपको। मामला है विकसित भारत संपर्क। मेरे और आपके सबके व्हाट्सएप पर पूरे देश के नागरिकों के, यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पहुँच गया, मोबाइल नंबर पे मोदी जी का एक लंबा सा चिट्ठी आ रही है जिसमें बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं, कुछ सच्ची हैं कुछ झूठी हैं, और उसमें ये कहा गया है कि हम आने वाले समय में भारत को विकसित भारत और ये वो फला ढिमका तमाम बातें। ये लेटर चुनाव की आचार संहिता 16 तारीख को लागू हुई है, उससे पहले छोड़ा गया था और अभी तक लोगों के व्हाट्सएप में गिरता जा रहा है। अब 16 तारीख को हो गई आचार संहिता खत्म, तो सरकार के खर्चे से, अगर आप जाएंगे ना व्हाट्सएप पे प्रचार करें तब आपको पता चलेगा कि एक व्हाट्सएप मैसेज पर आपको 15 से 20 पैसे देने पड़ते हैं व्हाट्सएप को। भारत के 150 करोड़ लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश भी जा रहा है, और ये मैसेज सरकार के खर्चे से जा रहा है और भारत सरकार के संदेश के तौर पर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सरकारी संसाधन के दुरुपयोग का मामला है। तो इस पे क्या हो सकता है ये जान के आप चौंक जाएंगे, इस पे कितनी गंभीर सजा है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया ये भी समझेंगे। तो ये जो विकसित भारत संकल्प वाला जो मैसेज है लगातार सबके ऊपर आ रहा है, सबके व्हाट्सएप में। अब भाई आचार संहिता लागू होकर 6 दिन हो गए हैं, तो अब तक ये मैसेज क्यों आ रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है। तो चुनाव आयोग ने इस पर ये एक्शन लिया कि भैया इसको बंद करो और अब ये मैसेज नहीं आना चाहिए। आईटी मिनिस्ट्री को लिखा, आईटी मिनिस्ट्री ने इस पर उनको ये सफाई दी है कि साहब ये मैसेज तो हमने पहले से ही भेजा था और इस मैसेज को अब ये धीरे धीरे पहुंच रहा है, कहीं पे सर्वर में दिक्कत हो सकती है, कहीं पे नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, कहीं पे कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कर दी हैं। और ये कह के गोल मोल एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिख दी और चुनाव आयोग ने कहा कि अब इसको बंद होना चाहिए। जो लोग भी, हम सब इंटरनेट की दुनिया में जीते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये सब पहले से जानते हैं। और अगर कोई चीज़ हाथ से निकल भी गई है तो उसको कब रोका जा सकता है ये भी हम सब जानते हैं। अब आज चुनाव आयोग का जब आदेश आया है तो आईटी मिनिस्ट्री कह रही है ठीक है रोक देते हैं। 6 दिन तक आईटी मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? 6 दिन तक आईटी मिनिस्ट्री क्या मोदी जी के इस प्रचार का हिस्सा बनी हुई थी? क्योंकि ये जो संदेश हैं, अगर आपने मान लिए एक सर्वर में डाल दिया, धीरे धीरे जा रहे हैं, आप जानते हैं कि आज ये मैसेज मैं आज भेजूंगा तो ये डिलीवर होने में 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 3 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, अगर ये फंस के जाते हैं। हम सब जानते हैं, अगर आप एक साथ 50 मेल करें तो आपको पता है कितने घंटे में पहुंचेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपने ये किया और डिले नहीं होता, कई बार शेड्यूलिंग कर देते हैं आप कि भाई 1 लाख आज जाएंगे, 1 लाख कल जाएंगे, 1 लाख परसों जाएंगे। तो चुनाव आयोग इतना भोला कैसे बन गया कि आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ भी कह दिया, कुछ तकनीकी वजह से इससे उससे हुआ। और आप पढ़ लीजिए सफाई, और तुरंत उसने उसको स्वीकार कर लिया। इससे भी ऊपर चुनाव आयोग के भोलेपन की बलिहारी है, एक आदमी है दूसरे को कूटे जा रहा है 4 गुंडों के साथ में, पीटे जा रहा है। जब वो अधमरा हो गया तब ये भाई जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है वहाँ पे, ये कह रहा अच्छा छोड़ दे इसको, छोड़ दे यार, छोड़ दे, अब नहीं आए, अब नहीं मारना। उसने छोड़ दिया।
भाई जो तूने 6 दिन पिटाई करवाई है, हाथ पांव तोड़वाए हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? 6 दिन तक सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और उससे भी बढ़ के ये जो बहाने से सरकार अपने पास डेटाबेस बना रही थी 5 साल से, मैं बार बार चिल्ला रहा था पागलों की तरह, ये छत पे तिरंगा लगाने को नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी जियो टैगिंग कर रहे हैं। ये हर चीज़ में, सीबीएसई के स्कूल में कुछ मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए। हर जगह से मोबाइल के जरिए डाटाबेस इकट्ठा कर रहे हो, भारत के हर नागरिक का मोबाइल नंबर उन्होंने ले लिया है। और उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल क्या हो रहा है? चुनाव में हो रहा है। तो ये नेशनल रिसोर्सेज हैं, भारत के रिसोर्स हैं, उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कैसे हो रहा है? वो मैसेज कुछ और भी हो सकता था, चुनावी मैसेज ही क्यों है? और चुनाव आयोग 6 दिन से चुपचाप तमाशा देख रहा है। क्या ये मैसेज चुनाव आयोग वालों के व्हाट्सएप पे नहीं आए होंगे? कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के भी 2 दिन बाद इस पर एक्शन हो रहा है। तो इस 6 दिन के अंदर अगर सरकारी, और अब चुनाव आयोग कह रहा है इसको वापस लीजिए, जब चुनाव आयोग कह रहा है वापस लीजिए, अब इसको पीटो मारो मत, तो इसका मतलब चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रहा है कि मारपीट हुई है। इसका मतलब चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रहा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और मोदी जी ने किया है। लेकिन एक्शन लेने के बजाय, ताकि संदेश जाए, ऐसे तो वो हर बार, आज भाई एक बार कूट दिया, दूसरी बार उसके ऊपर गमला भर के कूड़ा फेंक देगा, तीसरी बार उसको गाड़ी से टक्कर मार देगा, और हर बार आप छोड़ते जाओगे, क्योंकि ऐसे तो 100 तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन होगा। हर बार नए तरीके से आप उल्लंघन कर सकते हैं, फिर चुनाव आयोग कहेगा नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, गलत है, फिर बात खत्म। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो भोलेपन में एकदम, सलमान खुर्शीद सुनवाता हूँ कितने मासूमियत के साथ इतने बड़े मामले में रिएक्ट कर रहे हैं। जिसका लगाव भारतीय लोकतंत्र के साथ है, वो बातें हम उनके पास लेके गए। हमें खुशी इस बात की है कि उनमें से कुछ मुद्दों पर उन्होंने पहले से कार्रवाई कर रखी है और उसकी सूचना उन्होंने हमको दी है। हमको जो आपत्ति है वो इस बात की है कि जगह जगह जिस तरह से पेट्रोल पंप पर, ट्रेन के ऊपर, जगह जगह पर, यहाँ बस स्टॉप्स पर, हर जगह पर जो सरकार के बारे में प्रचार हो रहा है और प्रधानमंत्री की उसमें तस्वीर होती है, वो चुनाव के दौरान नहीं हो सकता, वो प्रचार का हिस्सा नहीं बन सकता। इस बात की आपत्ति उनके सामने रखी है। कुछ बातों को उन्होंने पहले से संज्ञान में लेने के बाद उस पर कार्रवाई कर दी है, कुछ चीज़ें उतार दी गई हैं। हमने उनको एक बात विशेष तरह कही है कि कभी कभी जो आपत्तिजनक प्रचार होता है और उसको इससे पहले कि उसकी यहाँ पर शिकायत यहाँ पर पहुँचे, उसको उतार लिया जाता है प्लेटफॉर्म से। जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर विचार करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर विचार करने के बाद उस पर कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। अब आप इतिहास में चलिए, ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन इतिहास में पहले भी हुआ है। पहले कब हुआ है? 1975 में। आपको मैं याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी जो हैं, उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। 1975 में 24 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया ऐसी ही एक शिकायत पे। रायबरेली से एक राजनारायण साहब थे, आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं, हरे रंग का पटका बांटते थे, उनको पूरा देश जानता था। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। तो वो राजनारायण जो है, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ शिकायत की, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और जगमोहन लाल सिन्हा वहाँ पर एक जज साहब होते थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का उपयोग किया है प्रचार में। जिसमें एक अधिकारी थे, वो अधिकारी जो हैं उनको उनसे इस्तीफ़ा करा के इंदिरा गांधी उनसे प्रचार करा रही थी। तो वो ऑनलाइन वाला दौर नहीं था, तो वो इस्तीफ़ा हो चुका था। वो इस्तीफ़ा तब तक सबकी जानकारी में नहीं आया था, गजट नोटिफिकेशन में नहीं आया था, तो उसको इस्तीफ़ा नहीं माना। ठीक वैसे ही जैसे कि इस्तीफ़ा दिलवा के ये जो अरुण गोयल अभी जो चुनाव आयुक्त थे वो गए हैं, उनको भी ऐसे ही अपना टेन्योर पूरा होने से पहले इस्तीफ़ा दिला के एक ही दिन में 24 घंटे में रातों रात चुनाव आयुक्त बनाया था मोदी सरकार ने। उसी प्रकार से वो सज्जन भी उस समय बनाए गए थे और उनको इंदिरा गांधी ने अपना इलेक्शन इंचार्ज बना दिया था कि इस्तीफ़ा तो इनका हो गया है।
लेकिन उन इलेक्शन इंचार्ज बनने को भी सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला माना गया। इसी तरह से और भी सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के मामले सामने आए। इंदिरा गांधी कहती रह गई कि साहब वो ट्रेजरी से तनख्वाह तो ले नहीं रहा है ना, पद पे तो है नहीं ना, लेकिन कौन सुनने वाला था। और उस दौरान उनके खिलाफ अभी जो जानकारी से अलग बता रहा हूँ, एक इमरजेंसी का एस्पेक्ट बहुत कम लोग सामने आने देते हैं या आ पाता है, और वो है कि इमरजेंसी लगाने के पीछे एक कारण अमेरिका और CIA की साजिश भी थी। इंदिरा गांधी के पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट थे कि रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो CIA के ज़रिए भारत में सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। एक कैथरीन फ्रैंक नाम की लेखिका हैं जिन्होंने इंदिरा नेहरू गांधी, लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी नाम से एक किताब लिखी है। उन्होंने बाकायदा इन चीज़ों का उसमें जिक्र किया है कि किस तरह से रिचर्ड निक्सन जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इंदिरा गांधी के पास, और उसमें ये भी था कि जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन कर रहे हैं इसको भी CIA फंड कर रहा है, और हर तरफ से इस देश को अस्थिर बनाने का खेल चल रहा है। उसका हिस्सा उस न्यायपालिका के फैसले को भी समझा गया जिसमें इंदिरा गांधी की जो सज़ा थी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की, उसके आधार पर इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए 6 साल तक अयोग्य घोषित कर दिया गया। आज जो मोदी जी का मामला है, ईमानदारी से वो सॉफ्टवेयर निकाल के एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करनी चाहिए कि ये जो व्हाट्सएप मैसेज गए हैं क्या ये मैसेज शेड्यूलर पे लगे थे। अगर इन मैसेजेस को शेड्यूल किया गया था 6 महीने बाद, साल भर बाद के लिए, या 2 दिन 3 दिन के लिए कि रोज़ हम 500 मैसेज भेजेंगे या 5 लाख मैसेज भेजेंगे या 1 करोड़ मैसेज भेजेंगे, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। या ये सचमुच तकनीकी रूप से फंस गया। अगर ये जानबूझकर किया गया है तो ये उतना ही गंभीर मामला है। खैर, उस मामले में फिर इंदिरा गांधी के साथ ये हुआ कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जो हैं वो गर्मी की छुट्टियों के लिए जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक बेंच होती है, उसके जज थे। उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने भी काफ़ी सख्त व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जो है वो चुनी हुई नहीं मानी जाएंगी, वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकती हैं, सब कुछ रह सकती हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के तौर पे एक्ट नहीं कर पाएंगी, तो वो संसद की कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं ले सकती, वगैरह वगैरह। ये बात है 24 जून की। और 25 जून को दिल्ली में, टाइमिंग देखिए, एक ज़बरदस्त जमावड़ा होने वाला था JP के नेतृत्व में रामलीला मैदान में। आप तो कितनी बड़ी रैली कर लो, सरकार में फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंदिरा गांधी को लगा कि ये मामला, फिर उन्होंने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स को लिया, फिर अपने आसपास के लोगों के साथ में उन्होंने मंत्रणा की। मंत्रणा करने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकला कि 352 जो है धारा, उसके तहत हम आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है वो उस वक़्त शायद कश्मीर की यात्रा पे थे, राष्ट्रपति जी वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद में और फिर उनके पास में इंदिरा गांधी ने कहा कि हम कैबिनेट को भी सूचित नहीं कर पाए क्योंकि बहुत गंभीर मामला है, ये इनपुट्स हैं, तो देश में राष्ट्रपति वो इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। अब चूँकि इमरजेंसी एक लोकतंत्र विरोधी कार्य था, इसलिए आज भी उसका कोई भी जस्टिफिकेशन सही नहीं माना जा सकता, और इसलिए कोई भी नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि इमरजेंसी गलती थी। इंदिरा गांधी ने भी इसको समय समय पर माना है। खैर, अब ये जो पूरा मसला था, उसके बाद में सारे देश में जो किया, और कि मामला आगे ना फैले, साजिश को रोकने के नाम पे अखबारों की बिजली काट दी गई, कई अदालतों की बिजली काट दी गई, कोर्ट का कोई ऑर्डर ना आ जाए। लेकिन एक बात मान के चलिए कि सिस्टम एट प्लेस था उस दौरान। उस वक़्त अदालत का आदेश ना आ जाए इसका डर था। अदालतों के आदेश आते थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ आदेश देती थी अदालतें। उस दौरान बाकायदा बैठकें होती थी, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी इंदिरा गांधी ने इसको चर्चा करने के लिए। इस तरह की बहुत सारी बातें उस वक्त होती थी। बहरहाल जो धारा है 123(7)A जन प्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उसके तहत इस तरह से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने पर जेल की सज़ा भी हो सकती है, निर्वाचन भी रद्द हो सकता है, चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये जो आरोप है ये उतना गंभीर आरोप है। अब ये शरारत में निकल गया कि मोदी जी ने भेज दी चिट्ठी चली गई, चिट्ठी पहुंच गई, पहुंचे जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा नहीं अब मत भेजो जी, गलत है ये,
6 दिन बाद चुनाव आयोग जाग रहा है। उसके बाद आईटी मिनिस्ट्री ने कहा ऐसा जी, ऐसा नहीं है जी, वो कुछ ऐसा हो गया होगा, वहाँ अटक गई होगी, यहाँ अटक गई होगी, ट्रैफिक जाम में फंस गई होगी वगैरह वगैरह, और इसलिए वो लेट हो रही है, अब रोक देते हैं। ये तो हुआ एक मामला। दूसरा मामला, आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोग बैठ के आज वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कांग्रेस पार्टी का खाता सील कर दिया गया है। पार्टी कह रही है वो सीताराम केसरी के ज़माने का कोई हिसाब निकाल लिया है, कुछ 10-15 लाख रुपए की बकाया था, उसके 200-300 करोड़ रुपए का उन्होंने वो बना दिया हिसाब और खाते सील कर दिए। और कांग्रेस पार्टी के सील नहीं किए, NSUI, यूथ कांग्रेस, सबके सील कर दिया। अब चले इलेक्शन के टाइम पे, और उस मामले में जिस धारा के अंदर सीज किए उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 10,000 रुपये, लेकिन कर दिया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना आपके आसपास, ये आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से अभी से इलेक्शन में जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, सबको लड़ने का बराबर का मौका मिलना चाहिए, उसको नष्ट किया जा रहा है। किस तरह से जाति धर्म के इस्तेमाल का मामला है, वो भी मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि कुछ शक्तियां हैं जिनको हमको नष्ट करना है या जिनको पराजित करना है, तो उन्होंने कह दिया मैं तो शक्ति को मानता हूँ, शक्ति देवी वगैरह वगैरह, और चुनाव में धर्म घुसा दिया। सब जानते हैं कि सामने वाले का शक्ति कहने का आशय वो था ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ प्रभु, तो मैं आपको भगवान राम थोड़ी समझ रहा हूँ, लेकिन क्या आपने कहा प्रभु करके आपसे बोल दिया, आपने भगवान का अपमान किया। इस तरह से, इस लॉजिक के हिसाब से तो जो राहुल गांधी को लोग मजाक उड़ाते हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध का मजाक हो गया, क्योंकि बचपन का नाम गौतम बुद्ध का राहुल ही था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक मसला कि जब 2G वाले मामले पे अदालत का फैसला आ गया है कि 2G में कोई घोटाला नहीं था, तो आपने विज्ञापन बना के 2G घोटाले का नाम क्यों लिया, यानी आप झूठ बोल रहे हैं। ये चुनावी झूठ है, इसको माफ़ किया जा सकता है। एक साकेत गोखले हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनकी भी शिकायत आई थी कि साहब मोदी जी वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेके क्यों घूम रहे हैं, ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। इसको भी आप जो है वो, चूँकि इसमें एक नियम है 1999 में आया कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर नहीं बनता है। एक वो पापा वॉर रुकवादी मोदी जी ने, ये जो झूठ है, इस झूठ पे तो सरकार का भी बयान आ चुका है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार बोल चुकी है हमने न वार रुकवाई है न रुकी है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अरिंदम बागची, तो वो भी बात इन्होंने जो कही है, इसकी भी शिकायत चुनाव आयोग में की गई है। विज्ञापन में जो सेना का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है, और मोदी की गारंटी शब्द जो है उसको सरकारी विज्ञापनों में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों में और सब जगहों पे मोदी जी की तस्वीर लगी है, हटाई नहीं गई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला है। अगर इसको अच्छी तरह से देखा जाए और जांच पे जोर दिया जाए, और आईटी मंत्रालय ने क्या झूठ बोला है, क्योंकि अब देख लीजिए, ये जब तक चुनाव चलेंगे, देश में मोदी जी की सरकार है, काम चलाऊ है, सारा सिस्टम चुनाव आयोग के हाथ में है। तो चुनाव आयोग अगर ईमानदारी से चाहे तो जांच करा सकता है, आईटी मिनिस्ट्री चू भी नहीं कर पाएगी, पता चल जाएगा सरकारी संपत्ति। लेकिन कौन चाहेगा? दिक्कत यह हो रही है कि चुनाव इतनी ज़्यादा जो माथापच्ची हो रही है, कौन चुनाव आयोग रहेगा, इसका अधिकार सरकार ने अपने पास रख लिया है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद की जाए, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हमको पता होना चाहिए। और इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भैया ये जो नियम है, ये नियम का उल्लंघन हो रहा है और लगातार हो रहा है। इसके अलावा बहुत तरह की भद्दी भाषाएं, मुसलमान का लड़का, ईसाई का, ये पता नहीं क्या क्या राहुल गांधी के लिए लिखा गया ये शक्ति वाले बयान के बाद। तो जो भी है, ये चुनाव जो है ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये बात मैं आपसे आज नहीं कह रहा हूँ, और मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको कई सालों से, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार अलग अलग वीडियो के ज़रिए ये बता रहा हूँ कि किस तरह से सरकार ने हमारे अपने जीवन पे अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है। किस तरह से सरकार ने हम सबका पर्सनल डाटा, हम सबकी आँखों की पुतलियाँ, हमारे अंगूठे के निशान, चाहे वो कोविड के नाम पे हो, किसी के नाम पे हो, हेल्थ आईडी के नाम पे हो, सब कुछ अपने पास रख लिया है।
किस तरह से सरकार सर्विलांस सिस्टम लगातार खरीद रही है, जिनके ज़रिए एक एक आदमी के चेहरे को सड़क चलते भी पहचाना जा सकता है। सीसीटीवी पहचान के बता देगा कि ये आदमी जो सड़क से निकला ये कौन आदमी था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी आपको बता चुका हूँ कि आधार के ज़रिए और दूसरे ज़रियों से सरकार ने अपने पास डेटा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। उस डेटा का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है अभी, जो सरकार ने वो भेजे हैं। सारा का सारा यूपीआई के ज़रिए और आधार के ज़रिए आपकी सारी संपत्ति को लिंक कर दिया गया। आपका मकान होगा या आपका बैंक अकाउंट होगा या आपकी गाड़ी होगी, सब कुछ सरकार की जानकारी में। तो सरकार आज अगर एक छोटा सा बहाना बनाकर चुनाव आयोग के होते हुए कांग्रेस पार्टी का खाता सील कर सकती है, तो कल या परसों मेरे और आपके जैसे लोग जो स्वतंत्र विचार रखते हैं उनको भूखा मारना क्या मुश्किल है। अकाउंट सीज होने का मतलब ये, सारे अकाउंट सीज होने का मतलब ये है कि कल से आप दाल भी नहीं खरीद पाओगे, रोटी भी नहीं खरीद पाओगे। और मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि सरकार इसी पे कंट्रोल रखना चाह रही है। और ये जो आखिरी अड़चन है सरकार के रास्ते की, वो है ये कागज़ वाले नोट। जिस दिन कागज़ वाले नोट ख़त्म हो गए और सारा का सारा जो है वो डिजिटल इकोनॉमी से होना शुरू हो गया, उस दिन हम और आपके पास बचने भागने के लिए भी कोई ठौर नहीं बचेगी। और हालत ये है कि इस देश में इतना सब करने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये डिजिटल जानते ही नहीं हैं। फल वाला था, मैंने उससे फल तुलवा लिए। उसको कहा भैया कि मैं तो सुबह जॉगिंग करके आ रहा हूँ, तो मेरे पास तो जो है वो कैश नहीं है, यूपीआई ले लो। कह रहा मैं नहीं लेता। बोला था मैं कुछ जानते ही नहीं हूँ, हमको चलाने ही नहीं आता वगैरह वगैरह। मैं वीडियो लगा रहा हूँ उसका, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। नहीं तो ये आप यूपीआई ले लो ना। तो क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों नहीं ले रहे हो तो बता दो। अरे क्यों नहीं ले रहे हो? हम जानते ही ना, हम कैसे, हम कोई छोटा काम करते ही नहीं, ऐसा ना। अच्छा, मतलब आपको जो है वो बाबू जी मैं जानता नहीं उसमें, और न मैं बेचूं। तो ये कुल मिला के एक सीन बन रहा है जिसको आप 2024 के चुनाव के बाद देखेंगे। एक लाचार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को आप देख रहे हैं, उसके खाते सील कर दिए गए ऐन चुनाव के बीच में। सारा डाटाबेस सारे, तो इतना ज़्यादा शिकंजा पुतिन का तो आप सुन ही रहे, लेकिन पुतिन का भी इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ यूपीआई तो नहीं है ना। इतना ज़्यादा कंट्रोल सरकार का आ चुका है। इसमें सिर्फ सरकार में बैठे हुए आदमी का कि नीयत खराब होने की देर है और हमारी आज़ादी चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस समझ को विकसित कर पाए होंगे। लोगों के साथ साझा करें। नमस्कार।